नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त मुसलमानों से वाबस्ता इतने सारे मसाइल हैं कि सोचना पड़ता है कि कौन से मसले पर गुफ्तगू करें और किस मसले को छोड़ें, किस मसले को पकड़ें। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे कौम के मसाइल को ज़्यादा पेचीदा बनाने में ख़ुद हमारे ही लोग, हमारे लीडरान मौजूद हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे कौम का अलमिया है। एक तरफ मरकज़ में दिल्ली में वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, उस तरमीमी बिल को लाने से रोकने के लिए पूरा अपोजिशन मुत्तहिद है। और दूसरी जानिब देखते हैं तो पूरे भारत के अपने रियासत के वक्फ बोर्ड में इतने इल्ज़ामात, इतने एक दूसरे पर जो है ज़मीनें हड़प करने के बातें कि किसका सपोर्ट करें, क्या बात करें, समझ में नहीं आता। हिंदुत्वा तंजीमें भी हमारे पीछे इस कदर पड़ी हुई हैं। इसी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने हमारे बेंगलुरु शहर की एक अहम तरीन शख्सियत, जिनको यहाँ के अवाम और बिलखुसूस मुसलमान जनाब मुजाहिद अली बाबा से वाकिफ़ हैं। है तो बहुत लंबा नाम, लेकिन इस नाम से ये जो है जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सदाए इत्तिहाद मुसलमानों को मुत्तहिद रखने के लिए, तमाम मसालिक और मकतबे फ़िक्र के लोगों को जोड़ने के लिए जिस प्लेटफार्म को की बुनियाद रखी, ये वही जनाब मुजाहिद अली बाबा हैं। हम वक्तन फ़वक्तन बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता मसाइल से गुफ्तगू करने के लिए हज़रत को तकलीफ़ देते रहते हैं। आप तशरीफ़ लाए आज के इस वक्त में। वही मैं देख रहा था, 2-3 दिनों से आपके कुछ वीडियोस आ रहे थे मेरे पास। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो मैसूर के उदयगिरी में जो मामला जी किस तरह की नफ़रती थी और अचानक माहौल बिगड़ा, वहाँ उस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं, क्या सोचते? देखिए, उनको सीधी तरह से साफ साफ उनको मालूम है, मुसलमान अगर भड़केंगे तो नबी पाक की शान की अगर इसके अंदर गुस्ताखी करें तो वो एकदम भड़क जाएंगे। इसी चाल तो हमारे यहाँ डीजेहली केजेहली में हुआ और उसी बुनियाद की तरह वहाँ पर भी मैसूर के अंदर भी, क्योंकि मैसूर जैसे यहाँ जज्बाती लोग हैं अपने डीजेहली केजेहली में, मैसूर के लोग भी ऐसे जज्बाती हैं। तो जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई, जो वो केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, अब हमें इनसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर आयतें लिखी गई, जो बेहुरमती की गई, इससे मुसलमान कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है? सही बात, क्योंकि बात उनके ऊपर आ गई। देखो, मस्जिद का मामला हुआ, सब्र कर लिए, फिर दूसरे मसाजिद की बात हो रही है, वहाँ भी थोड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं, और कई जगह के ऊपर दरगाहों के बारगाहों में भी इन्होंने तोड़फोड़ की, तब भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये समझ गए हैं कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि इनके पास कोई रहनुमा और रहबर है नहीं। अब मुसलमानों की कमजोरी क्या हो गई कि भाई देखो, मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, हमारे उलमा जज्बाती हैं, हमारे उलमा मासूम हैं, या हमारे उलमा इन लोगों से बेवाकिफ़ हैं, वाकिफ़ नहीं हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। ये पहले बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, फिर भी हमारे उलमा को ये इस्तेमाल कर लेते हैं और उलमा भी बआसानी इनके साथ में शामिल हो जाते हैं। अब मैं उलमा क्यों बोलता हूँ कि इसमें पिछली दफ़ा मौलाना के नाम से कौन आया, शाफी मसलक से शाफी सादी, और अपने आप को सुन्नी और बहुत बड़ा आलिम कहते हुए, जबकि तुम्हारा कानून क्या कहता है, औकाफ के अंदर मुफ्ती होना चाहिए। ये औकाफ की मिल्कियत है, इसमें मसाजिदें हैं, मदारिस हैं, दरगाह हैं, खानखा हैं, इनके लिए सही रहनुमाई करने के लिए कौन होना? मुफ्ती होना चाहिए, और तजुर्बेकार मुफ्ती होना चाहिए। अब ये तो बस अभी पिछली दफ़ा में तनवीर हाशमी जो बीजापुर से हैं उनके बारे में कहा तो लोगों को गुस्सा लगा।
भाई वो क्यों है इसमें, वो मुफ्ती हैं क्या? अगर वो मुफ्ती हो, वो सही फैसला किए हैं अब तक या कर सकते हैं, तो ऐसे आदमी की जरूरत है। यानी वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप में बोल रहे हैं आप? हाँ, मेंबरान को क्यों लिए? नहीं, सुनिए मैं आ रहा हूं। तो जब ऐसे लोग औकाफ के अंदर घुस रहे हैं, तो ये किसको शय दे रहे हैं? लुटेरों को, कौम को ठगने वालों को, मीठी मीठी बातें करके डराने वालों को। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, क्या दलाइल है आपके पास ये सारी चीज? बिल्कुल, मेरी जिंदगी गुजर रही है इन लोगों के बीच में। अभी क्या डराते हैं? देखो भाई, अगर ऐसा नहीं करे तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो डराना है इनका। अब देखो हाफ कम्स का है, इसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट आया, मैं अभी पूरा निकालूंगा। ये किसके बारे में है? अब जो खालिद को लेकर का है, एमएलसी नासिर हुसैन, सॉरी एमएलसी नसीर अहमद, हाँ। इनका चहेता है। एमएलसी नसीर, KR रहमान खान, जाफर शरीफ भी कई बार है। तो इन्हीं के सराउंडिंग में जो इनकी कमेटियां बनती थी, 2 मरतबा खालिद रहा चेयरमैन। उसी टाइम पे हाफ कम्स जबकि केस जीता हुआ था, मेरी और अनवर मानीपड़ी से बहुत खुरबत थी, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। जैसे उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके 2,48,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत उस टाइम पे उन्होंने निकाली थी, प्रॉपर्टी मुसलमानों की। तो फिर उन्होंने जहां जहां गई थी वहां पर केस लड़ करके हाई कोर्ट में जीता। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी वो बंदा जीता, फिर वापस हाई कोर्ट में भी जीता। कोई वो जीती हुई चीज को वापस नहीं ला सके कौम के लिए। किसके पास है अभी? अभी तो यही तो लोग दे दिए है ना। अभी नंबर 55 बेलहली का 200 एकड़ जमीन कहां गई? कौन इसके जिम्मेदार? कौन लुटा रहे हैं? कई दरगाहों की जमीन कहां गई? आशुर खाने के नाम की जमीन कहां गई? अरे कोई पूछने वाला नहीं। अब देखो, ये खालिद के दौर में, ये सब लोगों के दौर में हाफ का मेन जगह, तो वो जगह इन्होंने, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, एक भोरा मारवाड़ी है, उसे इन्होंने बेचा है। उसका डॉक्यूमेंट मैं मंगवा लिया हूं। अच्छा। तो सबूत के साथ पूरा दूंगा। ये कितने करोड़ रुपए खालिद लिया है, रियाज अहमद खान जो एडवोकेट है वो लिया है, वो मुझे बातें सामने आई हैं, लेकिन मैं पूरा सबूत निकाल के इनको नंगा करूंगा। अभी जो डॉक्यूमेंट आया है अभी निकाला नहीं हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनके ऊपर केस हुए थे। और रियाज खान को मेरे ख्याल से पनिशमेंट भी मिली है। अच्छा। फिर वो हमारे ये के सुबैया साहब जो एडवोकेट थे, लॉयर, मैं 89 से 95 तक मैं बहुत अच्छा, मैं और वो बहुत करीब थे। अब उन्हीं का साहिबजादा पुन्ना जो है वो रिलीज किया केस जो रियाज अहमद खान का। मैं ये सोच रहा था, बार बार इन्हीं को औकाफ के अंदर जाने की क्या जरूरत? अच्छा। इसमें कोई पढ़ा लिखा शहर में और रियासत में नहीं है क्या? जो कौम की भलाई बेबहूदगी के लिए काम करने वाला का जज्बा नहीं है क्या? अब खालिद को बार बार ले क्यों? जो इसके दौर में जितना लूटी थी जमीन, और भी लूटना चाह रहे थे ये। अब इससे है उनके बदले में कौन जाता ही नहीं ना, इसमें कोई नौजवान जाता नहीं, उलमा जाते नहीं, मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन देते नहीं, ये तो ये लोग कब्जा कर लेते हैं। आपको भूल है, जाता कौन नहीं चाहता? बगैर चाहे कि तनवीर हशमना चाह रहे क्या? अरे कौन नहीं जाना चाहता? वही टीम आना चाह रही है, नए लोग जाना नहीं चाह रहे। नहीं, नए लोगों को ट्रेन करेगा जाने? नहीं, वजह यह है, देखो मैंने आपके यहाँ कुछ चोरी कर लिया है, मैं दूसरे आदमी को छोड़ूंगा तो वो बता देगा ना कि चोरी कर लिया मैं, इसलिए चोरों की ही एक टीम रहेगी और बड़े बड़े मीठी मीठी बातें तो करेंगे। सब वफादार हैं कौम के। जब से ये बोर्ड बना है, इससे पहले हम जो यूसुफ थे CEO, हम सदा इत्तेहाद वाले की एक टीम गई थी,
हमने उनसे पूछा भाई ये बोर्ड बना किस वास्ते, क्या ये औकाफ की मिल्कियत को बचाने के वास्ते या इसे बर्बाद करने के वास्ते। वो रिकॉर्ड है, टीवी है, वो भी मैं मीडिया के साथ ही गए थे। जब ये बोर्ड बना तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी, तो जो मिल्कियत गई थी उसमें कितना वापस आप लोग लिए। अच्छा, जो मिल्कियत बची है इससे आपने कौम के लिए क्या क्या काम किए, ये हिसाब दो। इसका मतलब इन्हें बोर्ड बना करके आप लोगों को मनमानी करने के लिए। आज अभी पिछला जो इतना बदनाम हुआ वो अनवर बादशाह, उसके वीडियो भी आ रहे थे, वो जो शीतल दुर्गा वाला बोल रहा था, ए अनवर दा, ऐसे बोल रहा था ना, अनवर दा कट्टे पर बैठ को मोट बीड़े पीता था ना तू, अब तेरे पास इतने पैसे कैसे आ गए? वो कहां से आ गए भाई? और 100 कुछ मुतवली खुद बनवाया था अनवर बादशाह, 100 कुछ वोटों के ऊपर जो वोट मिले हैं वो मिले हैं। अब इसके अंदर पूरा साथ दे रहा मिनिस्टर, जबकि दुनिया भर का गलाटा उसके पीछे हो रहा है, हल्ला हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, तब भी जू नहीं चढ़ रही है। वही शाफी सादी जा रहा है, हाँ, वही डीसीपी बावा रहता है। अब इस जब पूरी जगह जब बातें उठ रही तो फिर अब उसे बीच में किसको लेके आए? वो एमएलसी नसीर और धावन गिरे का, उसे वहां लाल जब्बार बोलते हैं, और ऐसा भी बोलते हैं कि वो डंग मारा तो लाल बिच्छू, वो डंग मारा तो बहुत जहर चलता बोल के, ऐसे भी बातें हैं। उसने क्या किया मुसलमानों के लिए? उसका क्या रोल है? इधर से उधर से इधर, वही रोल है क्या? वही बार बार चेयरमैन भी बनना माइनॉरिटी का कांग्रेस पार्टी में, और वही एमएलसी भी रहेगा। समझे नहीं? अब वो भी एक तरह का कलाकार है, एमएलसी नसीर जो है वो भी एक बहुत बड़ा कलाकार है जमाने से। अब रहमान खान बेचारे थोड़ा बाजू है, हाँ, हमने जाफर शरीफ को बहुत करीब से बैठे उठे बहुत अच्छा देखे हैं। आज देखो उनका क्या हाल हुआ है। कई बार राज्यसभा में रहमान खान रहते हो, आज वो कहां पर है? ये तो ये हवा है। मेरा 38 साल तजुर्बा है, मैंने सीआर सगीर अहमद का इससे कैसे लोगों के साथ बैठा हूं। ये खालिद को भी मैं जानता हूं ये क्या था। अरे तुम ही लोग पैदा हुए हैं क्या इस मिल्कियत के ऊपर हावी होने के लिए? और इसे इसलिए बिठाए थे कि ये सारे लोग जो है खपला करने वाले, खपला किए हुए चीज़ों को ये बचाना चेयरमैन। अब ये देखिए कि भाई अभी जो मामला उल्टा सीधा हो रहा है, इसलिए खालिद को लेकर के आओ, अनवर बादशाह को थोड़ा पीछे रखो, हाँ, तो बता देंगे खालिद को तजुर्बा है, 2 बार उसने चेयरमैन रहा। तो ये कोई नहीं पूछ रहा कि 2 बार चेयरमैन रहा तो इसने कितना लूटा, किसने इसकी चेयरमैनशिप में कितनी बर्बादी किया। अभी आप सब ये इल्जामात लगा रहे हैं ना, आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना ना, वो आप लोगों पर केस कर सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल। और भी अच्छा है, मैं यही चाहता हूं, मुझे कोई मारे, मेरे ऊपर कोई केस करे मैं तो चाहता हूं। ये मुश्किल है। अब बड़े बड़े लोगों का आप शाम के बिल में हाथ डाल रहे हैं। बड़े कौन है साहब? बड़े आप हैं, बड़े वो है, बड़े हमारा वोट देने वाला आदमी बड़ा है। ये बड़े लोग वहां हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते? क्या आम आदमी बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़े कहां से हो गए? ये तो भीख के ऊपर जिंदगी कर रहे हैं ना। लोगों का जो हक ले करके, ये जो लोग जो हक देते हैं, भीख ही तो देते हैं इनको, इसके ऊपर ये हुक्म कर रहे हैं। अब चाहते क्या हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं, हम तो देखना चाह रहे थे अभी ये बोर्ड कहाँ तक जाएगा, ये लोग कितनी शरारत करेंगे, इसमें कितना रोल नसीर एमएलसी नसीर साहब का रहेगा, हाँ, कितना रोल। अभी तो वो शाहिद को अपना जो एमएलसी कौन क्या वो चेयरमैन नहीं सलीम अहमद थोड़ी सी क्या वफादारी करता रहा तो उसे हज कैंप में भेज दिया सलीम अहमद एमएलसी। अरे उसने क्या इस पार्टी के लिए, कौम के लिए किया है? इनके पीछे कौन चमचागिरी करते हो वही लोग अंदर जाएंगे क्या? जबकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, जरूरत के ऊपर 10-10 हजार आदमी बगैर पैसा लिए पार्टी से, पार्टी के लिए ताकत भरे हुए लोग हैं। और हमारा भी देखो, ये असेंबली से पहले 18 हमने प्रोग्राम किए डिस्ट्रिक्ट वाइज, कभी किसी से 10 रुपये नहीं लिए,
क्योंकि ये एक जरी सी भूल थी बीजेपी वालों की, वो हिंदू वोट को खुश करने के लिए मुसलमानों के ऊपर जो तरह तरह के बातें लेकर के आए, उसका तो खमीजा उन्होंने देख लिया। अब उसकी आवाज में पूरी कौम इधर आ गई। सही बात। अब इधर जब आए तो बीच में हमारी दुश्मन जेडीएस थी, बीच दो के बीच में वो भी दुश्मन हो गई। जी जी जी। अब इन लोग समझे कुमार स्वामी से भी दुश्मनी हो गई, इधर बीजेपी वालों से दुश्मनी होगी मुसलमानों की। अब ये कचरा है तो कहाँ जाएगा, हमारे ही तो पीछे रहेंगे। अगर जरा बहुत वो क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर वो हमारे कुछ उलमा है, कुछ उलमा है जो मेरा भी मिंबर से बोल देंगे, अच्छा इनका काम हो जाएगा। कुछ यानी सारे नहीं, कुछ बाज। हाँ बाज ऐसे लोगों से काम होता है। इन लोगों को अच्छा मालूम है, क्योंकि वो वक्त नहीं है ना जो मैं बताया ना, 15 साल पहले कम से कम गैरियत थी सियासतदानों में, 20 साल पहले और गैरियत थी, 25 साल पहले खौफ था बदनाम हो जाएंगे मेरे खिलाफ कुछ। तब तो ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, अखबार में लिख देते तो परेशान हो जाते थे। अच्छा ये अखबार वाला जाता तो पसीना आ जाता था, सियासतदानों को क्या सवाल करेंगे। आज तो इसकी परवाह ही नहीं है, अपना अपना चैनल भी बना के बैठ गए सब। चैनल भी बना लिए, हुकूमत भी उन्हीं की है। अच्छा मुझे ये मालूम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में बोल रहा ना, पिछली बताया था मैं, ये सिलो पैजन है हमारे लिए। मैंने इससे पहले भी बोला था, जब मुल्क आज़ाद हुआ हम लोगों को छोड़ देना चाहिए था मुसलमानों को। नेहरू वाला फला सब क्यों रोके हमें पता है आपको? ताकि मुसलमान रहने के लिए नहीं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें रखा गया इन्होंने। अच्छा। अगर दोनों तरफ मुसलमान पूरे चले जाते, एक हफ्ते में हिंदुस्तान पूरा कब्जा कर लेते, फिर इनको बताते कलमा कैसा पढ़ाया जाता। क्योंकि मेरे जनाब देवेगौड़ा साहब से बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत मीटिंगें होती थी। अभी तो थोड़ा मैं नहीं गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ तबीयत बहुत ख़राब है, जाऊँगा। तो उन्होंने उसी टाइम बता दिया कि जिस दिन ये मुल्क आज़ाद हुआ उसी टाइम पे जो मुसलमानों की ज़मीन जो बंटवारा हुआ ना, उसी टाइम सेकेंड कैटेगरी में हम लोगों को रख दिया इन्होंने, उसी टाइम। अच्छा। अब वो प्राइम मिनिस्टर है थे, हमारी बैठकें होती थी। फिर उन्होंने एक उनके दौर में 4% मुसलमानों को एक सोची हमदर्दी के हिसाब से 4% उन्होंने रिजर्व किया था, वो बीजेपी वालों ने हटाया। आज तक कांग्रेसियों ने नहीं दिया, ना शुरू में दिए ना अब दिए। अब भाई कौम कहाँ जा रही है? अच्छा ये आप वक्फ बोर्ड का बोले ना, ये लोग सब उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर वो बोल दे चलो भाई आप अपनी तरफ से एक फहरिस्त दे दो, आप इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो आपके पास तैयार है क्या? बिल्कुल। देखो ऐसे ऐसे लोग पार्टी में काम किए हुए मेहनत किए हुए लोग हैं ना, उनको वो जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको दुख सुख सब मालूम है। वो लुटेरे वो लूटेंगे नहीं बोल के आपको कैसा यकीन है? अरे तुम्हारी पार्टी के लिए काम किया तो तुम्हारे से कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो कैसे लूटेंगे? अगर आपसे अगर काम करना है जी, क्या मैं क्या बोलता हूँ कि ये फील्ड है ना, वो घर है ना, वो बहुत भयानक घर है। अच्छा आदमी भी अंदर जाता है तो बिल्कुल सही बात। इस वजह से अच्छों को कई लोगों को भेजे तो वो भी जो है बदल करके आ गए ना। तो अब इसका मतलब ये रहा मरहूम रियाजुल रहमान साहब भी वही हैं, मुफ्ती अशरफ सलीम साहब भी, आपका मतलब ये हो जाएगा फिर। इसलिए वो बात नहीं है, हम जिस तरह से लेना चाहेंगे उस तरह से होगा। अच्छा। तो हमारी नीयत पे दारो मदार है ना। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास है क्या फहरिस्त? अरे भाई पूरी रियासत में 9 लोग, क्यों बोल रहा हूँ इल्जामात लगाना आसान, वो ऐसा मेरी बात सुने, मेरी ऐसा। बात सुने, पूरी रियासत में 9 लोग नहीं है अच्छे, 2 तो चुन के आते हैं, मिल जाएंगे। तो इनका काम क्या बनता था, जो जो काबिल है वो आ जाइए, हाई कोर्ट का जज रखिए आगे, इंटरव्यू लीजिए, समझे ना, जिस जो काबिल है उस अंदर लीजिए आप। 2 तो सुन्नी और शिया के हो गए, 2 चुन के आ गए 4, बाकी के आपको ना 7, तो आप इंटरव्यू लीजिए। क्या ये नहीं कर सकते आप? हमारे ऊपर मत छोड़िए, जजेस को लाइए बीच में।
उनको छानबीन कीजिए, क्या ये काबिल हैं, ये कर सकते हैं या नहीं, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो तो जज पूछ लेगा। वहां से अंदर दाखिल करो ना। आपको नहीं मालूम है, मामूली लिखने वाला तक पैसे लेता है वक्फ बोर्ड के अंदर। कमेटियां बनाने के लिए पैसे लिए हुए, क्या शिकायत है मेरे सामने। कमेटियों को रिप्लेस करने के लिए लाखों रुपया। अगर इतना शौक नहीं हो तो फिर उनको इतनी मोहब्बत कैसी औकाफ की। क्या कहते मालूम, अल्लाह के नाम की चीज हम कुछ नहीं छीनेंगे और अल्लाह के नाम से पूरा लूट लेंगे। छीनेंगे नहीं, लूट लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से जो है दुख होता है। सबसे बड़ा दुख मुझे क्या है, देखो ये कब्रिस्तान बड़ा मकान लाल बाग मेन गेट से लेकर डब्बल रोड तक था। आज उस खबर बड़ा मकान नाम रह गया, मुट्ठी भर नहीं है। मैं अभी जो टीपू बना है ना चेयरमैन, इसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उसकी मिट्टी में गया। कहाँ? बड़े मकान में, बहुत साल हो गए। जैसे वो खबर खोद रहा था, हड्डियों बाहर काट के डाल के, अभी गले भी नहीं हुए थे, उसी खबर में टीपू के अब्बा का मदफून हुआ। उससे पहले हाँ जगह, अरे जगह नहीं, मैं उससे पहले कब्रिस्तान को बोल रहा था, मिस्टर सगीर अहमद जी, जाफर शाह, सारे लोगों को, भाई देखो मुझे औक़ाफ़ का इतना मालूम नहीं था। हम तो पीरी फकीरी लाइन में अपने मस्त थे, मस्त। मैं फुटपाथ पे भी चलता था अहरे गहरे के जैसा, कि हम दिखावा में कभी भी नहीं थे। हमारी मस्जिद में जिसको चाहे बुलवा लेते, जिसे चाहे जो बोलना बोल देते। समझे ना, ये मेरा छुपा हुआ काम था। ये लोगों की नाफरमानी जो मेरे से जो वादा करके नहीं की ना सारे लोग, इस वजह से इत्तेहाद कायम करने के लिए बाहर आया। ये इत्तेहाद कायम करने का मतलब ये है। तो और कब्रिस्तान में देखा मैं, तो हमारे मुफ्ती अशरफ अली साहब से मैंने पूछा, साहब आप लोग फतवा देते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर औरतों को जाना मना है, तो अगर जाना भी पड़ा बाई चांस एक मरतबा तो उसके तरीक़े हैं, आप लोग बयान करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब ये ख़बर के अंदर हड्डियां काट के बाहर फेंक रहे हैं, उसमें औरत भी जा रही है, मर्द भी जा रहा है, बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, वहाँ अंदर क्या मामला हो रहा है, क्या यहाँ नज़र क्यों नहीं जा रहे? मैं जान जल के बोल रहा था। और ये जाफर शरीफ से मैंने कहा था, ये जो हवाली तो बनाया ना जो बिल्लहली के पास, ये कब तक तेरे साथ काम आएगी? अरे तुम लोगों को जीने के लिए इतना होना और मरने के लिए भीख की जमीन। अरे खुद्दूस साहब चाहते तो उनके खानदान के लिए छोड़ के जाते थे। सही बात। हाँ, तुम्हारे खानदान के लिए इतनी फिक्र है, उनके खानदान के लिए फिक्र नहीं होती थी? कहां से कहां तक उन्होंने छोड़ के चला गया अल्लाह की रजा के लिए। मरे तो भी भीख की जमीन चाहिए तुम्हें चंद दिन जीने के लिए 60 को 80, 80 को 100 तुम्हारे लिए चाहिए, कमरे चाहिए जहां जिन्नत भरे। किसी को फिक्र है? यही फिक्र में मैं जो है सियासतदानों को बहुत करीब रखा था। तब हमारे लोग नहीं हुए तो फिर मैं गैरों को लेना शुरू किया। समझे ना, गैर भी बहुत है, जैसे श्री रामुलु है, जनार्दन रेड्डी है, मैं येडियुरप्पा से भी, मेरे बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ और बहुत लोग जानते भी अच्छी तरह से मैं क्या हूँ, लेकिन किसी को बख्शा भी नहीं हूँ, उनको भी मालूम है। और कुमार स्वामी और देवेगौड़ा, ये जमीर साहब तुम्हारे हैं ना, ये जानते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मालूम है। इसीलिए मैंने बोला था तनवीर हाशमी भी नहीं बचाएंगे, ना वो नींबू वाला, नारियल वाला, लिखत वाला शाफी सादी बचाएगा। जब मैं अड़ जाता हूँ ना, मैं तो सीधा अल्लाह की और उसकी कुदरत में रहता हूँ। भाई तेरी दुनिया में जो कारनामे है सब तेरे बंदे कर रहे हैं, मैं तो तेरी तरफ देख रहा हूँ, तू मेरे साथ है कि नहीं है? अगर तू मेरी बात ऐसी बातों में नहीं सुनेगा तो मैं काट के फेंक दूंगा। मैं भी पैंट शर्ट पहन के फिर मैं भी रौडी बनूंगा, कुछ भी करूंगा। नाज़रीन, ये बाबा साहब हैं जो इस वक्त बड़े जज्बात में आ चुके हैं। दरअसल
जब नाइंसाफ़ी होती है और बार बार किसी बात को आप लोगों के सामने रखी जाती है, उस पर सुनवाई नहीं होती है, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि पीरी फ़कीरी में गुजारने वाले लोग तो जो है वो बराह रास्त जो है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था, आप इल्ज़ामात बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और आपने जो है वो जवाब भी सुन लिया। बगैर वक्त लंबा हो चुका है, मुझे और बाबा जी को इजाज़त दें। दरअसल एक मौजू पर इतना लंबा हो गया, जबकि 2-3 और सवाल थे, कभी और तकलीफ़ देंगे आपको इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।